नमस्कार बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं सिविलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग। सिविलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग में हम अभी तक इंडस वैली से लेकर वैदिक युग, मौर्य काल, कुषाण युग और गुप्त काल तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे मुग़ल काल, ब्रिटिश काल और आधुनिक भारत जो है उसमें वस्त्रों पर जो परिवर्तन या प्रभाव आया है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है मुग़ल काल यानी मुग़ल पीरियड। इस काल में अमरीश, आबिरवा, अमलताश, मखमल, डोरिया, तनसुख से बने सलवार, पजामा, बुर्का, मफलर आदि स्त्रियों के काम में आने लगे, परंतु ये वस्त्र पहनकर स्त्रियां पर्दे के पीछे रहती थीं। इनके अलावा अलवास, यागू, लाल, नीलम, अंबर, फिरोज़ा, हीरे मोती से जुड़े हुए दस्तबंद, पाजेब, झुमके, कंठहार भी पहने जाते थे। तिलाई और तारुक यानी तारों से बने पारदर्शी वस्त्र एवं चुन्नियाँ भी मुग़ल शहजादियों के लिए होती थीं। ऊंची टोपी और कपड़ों में काले झुमके लटकाने का भी फैशन उस समय था। पुरुष तरह तरह के जामा, पगड़ी, कमरबंद पहनते थे। इसी युग में राजपूती युग भी आया, जब साटन, किमख्वाब, जरी के घाघरे और रेशम की ओढ़नियाँ राजपूतानियों के लिए दिखाई दिए। इस काल में घूंघट प्रथा प्रचलित थी और इसके पश्चात विदेशी हुकूमत का भारत में आवागमन हुआ, तो स्त्रियों में सलवार सूट, साड़ी ब्लाउज के साथ साथ चुन्नट और झालर की लंबी फ्रॉक्स, गाउन, स्कर्ट, कोट आदि का भी प्रचलन बढ़ा। विभिन्न राजघरानों और जागीरदारों में मुग़ल काल के समय सादगी के साथ साथ बहुत डिज़ाइनर, उम्दा किस्म की मलमल, मखमल, शनील आदि का वस्त्रों में बहुतायत से उपयोग किया गया, जिनके ऊपर गोटापत्ती का, सितारों का, तिलाई का, कुछ में मोती का, सोने चांदी के तारों का, इस तरह का काम मुग़ल काल में बहुत ज़्यादा किया गया। मुग़ल काल में वस्त्रों को डेकोरेट करने का काम बहुत ज़्यादा हुआ। उसी में हेडगियर्स यानी जितनी तरह की पगड़ी या जितनी भी तरह की टोपी सिर पर पहनी जाती थी, उन पर भी नगों को, पत्थरों को, फेदर्स को यानी पक्षियों के जो पंख होते हैं उनको भी डेकोरेशन में शामिल किया गया। मुग़ल कालीन परिधानों में अगर हम देखें तो पर्दा प्रथा के बावजूद भी राजपूत और मुग़लों के जो भी उस समय राजा महाराजा रहे हैं, उनके वार्डरोब में या उनकी अलमारियों में उनके जो परिधान थे वो बहुत महंगे, उच्च गुणवत्ता वाले और डिज़ाइनिंग और कारीगरी के अच्छे नमूने माने जाते थे। इसके बाद हम आते हैं ब्रिटिश काल पे। जैसे जैसे मुग़ल काल ख़त्म हुई और ब्रिटिश हुकूमत धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आकर अपने पैर पसारने लगी, तो जो भारतीय परिधान थे यानी जो मुग़ल काल के परिधान के अवशेष थे और जो ओरिजिनली भारतीय परिधान थे जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे, उन सब के साथ साथ में विदेशी वस्त्रों का प्रचलन भी उन लोगों के साथ में हुआ, जिसमें हम ये देखते हैं कि फ्रॉक, स्कर्ट, चुन्नट वाली फ्रॉक, लंबे लंबे गाउन, कोट, वेस्ट कोट, पुरुषों के 3 पीस सूट, टाई, हैट्स, डिफरेंट तरीके की हैट्स जो विदेशों में फिरंगियों द्वारा यूज़ की जाती थी। तो जैसे जैसे वो लोग आए, अपना कल्चर वो भी साथ में लेकर आए। वो लोग जो परिधान पहनते थे या उनकी महिलाएं जो परिधान पहनती थी, वही परिधान राजघरानों और उच्च व्यापारी वर्ग जो था, जो अंग्रेज़ों के सीधे संपर्क में था, उनके वस्त्रों पर उन वस्त्रों का डिज़ाइनिंग का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ उठबैठ जिन लोगों की होती थी वो अपने आप को वहाँ
उनके बराबर दिखाने के लिए उसी तरह के परिधानों का उपयोग करने लगे। और धीरे धीरे उनके बच्चे भी विदेशों में ब्रिटिश काल में पढ़ने जाने लगे, तो वहाँ से भी वो वस्त्रों के प्रभाव को साथ में लेकर आए और परिवार पर हेडगियर से लेकर सिर से लेकर पैर तक ब्रिटिश काल के वस्त्रों का प्रभाव भारत में नज़र आने लगा। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। 1857 से जब ब्रिटिश काल के विरुद्ध आज़ादी का आंदोलन शुरू किया गया भारत में, उस समय से लेकर अब तक सबसे पहले जब आंदोलन शुरू किया तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उनमें सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। यानी ऐसे जितने भी विदेशी वस्त्र थे जो हमारे स्वदेश की बाजार व्यवस्था को या हमारे स्वदेश की पहनावे की धारणा को ख़राब कर रहे थे, उन सब की होली जलाई गई और स्वदेशी पर जोर दिया गया। घर घर चरखा महात्मा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया। चरखे के द्वारा अपना सूत काटना और मोटा वस्त्र पहनना शुरू किया गया। उस समय खादी का प्रादुर्भाव हुआ जो आज तक अनवरत जारी है। खादी ने आज़ादी से लेकर अब तक एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हुई है और आज भी खादी वर्तमान समय में भी समाज के कदमों से कदम मिलाकर परिवर्तनशील रूप में हथकरघा उद्योग के रूप में विकसित हो रही है और फल फूल रही है। उसके अलावा आज़ादी के चरणों से निकलने के बाद, स्वदेशी से आगे निकलने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ और वैश्वीकरण का एक दौर शुरू हुआ, जब संचार के, संपर्क के, आवागमन के, परिवहन के साधन बढ़े और लोगों का मूवमेंट ज़्यादा हुआ, तो हम देखते हैं आज विश्व के हर हिस्से के वस्त्रों और परिधानों का प्रभाव भारतीय परिधानों पर दिखाई पड़ता है। और वर्तमान में सभी तरह के विदेशी प्रभावों को लेते हुए भी, ग्लोबलाइजेशन के प्रभावों को लेते हुए भी भारत आज भी अपनी पारंपरिक पोशाकों को विभिन्न अलग अलग राज्यों में अपनी पारंपरिक कलाओं को, पारंपरिक गहनों को, पारंपरिक रीति रिवाजों को और अपनी कला संस्कृति को सहेजे हुए है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विकास के साथ साथ भारतीय कला और संस्कृति में भारतीय परिधान एक विशेष क्रमबद्ध रूप से विकसित हुए। अलग अलग कालों में या अलग अलग युगों में उनमें अलग अलग चीज़ें आई और कुछ चीज़ें पीछे छूटी भी। फिर भी भारतीय परिधान आज भी पूरे विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। भारतीय वस्त्र अपनी कलाओं के लिए, उत्कृष्ट रंगों के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, सजावट के लिए आज भी जाने जाते हैं। थैंक यू।